नमस्कार। आज हमारे हाथ सिनेमा सीक्रेट्स हब का एक काफी दिलचस्प लेख लगा है। इसमें 90 के दशक की 3 बहुत ही कमाल की हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों पर बात की गई है। तो आज हम इस सोर्स के नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन फिल्मों में ऐसा क्या था, मतलब क्या चीज थी जिसने इन्हें इतना यादगार बना दिया। सही, देखते हैं सोर्स क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 से। 1995 की फिल्म डेविड फिंचर की। सोर्स ये बताता है कि कहानी 2 जासूसों की है। हाँ, मॉर्गन फ्रीमैन और ब्रैड पिट। हाँ, और वो एक ऐसे सीरियल किलर के पीछे हैं जो 7 घातक पापों के आधार पर, मतलब वो जो बाइबल वाले 7 पाप हैं, घमंड, लालच वगैरह, उनके हिसाब से हत्याएं कर रहा है। सोर्स ने फिल्म के बहुत ही डार्क, मतलब निराशा भरे माहौल पर और इसके अंत पर जो एकदम झकझोर देता है, उस पर खास जोर दिया है। हाँ, और ये दिलचस्प है। सोर्स सिर्फ ये नहीं कह रहा कि फिल्म डार्क है, वो इशारा कर रहा है कि ये जो डार्कनेस है और जो हत्याओं का कनेक्शन है 7 पापों से, हाँ, वो कहानी को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहने देता, वो उसे एक नैतिक या दार्शनिक सवाल की तरह बना देता है। अच्छा। और सोर्स के मुताबिक यही चीजें, वो गहरा माहौल और वो चौंकाने वाला अंत, यही दर्शकों पर एक गहरा असर छोड़ती हैं। मतलब ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये कहानी की आत्मा है सोर्स के हिसाब से। हाँ, ये बात तो है, जैसे माहौल खुद एक किरदार बन गया हो। अच्छा, तो ये तो हुई 7 की बात, जहाँ माहौल और थीम पर जोर है। अब अगर हम 1991 की द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स पर आएं, तो सोर्स का नजरिया थोड़ा सा अलग लगता है। इसमें कहानी है एक युवा FBI ट्रेनी क्लैरिस स्टॉलिंग की, जोडी फॉस्टर। हाँ, जिसे एक दूसरे सीरियल किलर बफेलो बिल को पकड़ने के लिए एक खतरनाक कैदी डॉक्टर हैनिबल लेक्टर। एंथनी हॉपकिंस, क्या कमाल का कैरेक्टर था। हाँ बिल्कुल। तो क्लेरिस को लेक्टर की मदद लेनी पड़ती है। सोर्स यहाँ किरदारों के बीच जो तनाव है और खास तौर पर एक्टिंग, एंथनी हॉपकिंस और जोडी फॉस्टर की एक्टिंग की बहुत तारीफ करता है। और करनी भी चाहिए। लेख कहता है कि परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि आप स्क्रीन से नजरें ही नहीं हटा सकते। बिल्कुल सही, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सोर्स का एक्टिंग पर इतना जोर देना ये दिखाता है कि कामयाब सस्पेंसिव कहानी या ट्विस्ट पे नहीं टिका होता। अच्छा। हाँ, लेख के मुताबिक क्लैरिस और लेक्टर के बीच का वो जो मनोवैज्ञानिक खेल है ना, वो जाहिर है उनके शानदार अभिनय से ही उभर कर आता है, और वही फिल्म के सस्पेंस की रीढ़ है। मतलब वो दिमागी लड़ाई। हाँ, वो दिमागी कश्मकश। इससे पता चलता है कि किरदारों की गहराई, उनके बीच की केमिस्ट्री, जैसा सोर्स भी इशारा कर रहा है, वो दर्शकों को बांधे रखने में कितना अहम रोल निभा सकती है। ये एक अलग तरह का टेंशन है, 7 वाले माहौल के टेंशन से अलग। सही का, एक तरफ माहौल का डर, दूसरी तरफ किरदारों के दिमाग का खेल। अब चलते हैं तीसरी फिल्म पर, 1999 की द सिक्स्थ सेंस। एम नाइट शामलिन की। हाँ, इसमें एक बच्चा है जो कहता है आई सी डेड पीपल। हाँ, वो आइकॉनिक लाइन। और एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है ब्रूस विलिस जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सोर्स जो है वो सीधे सीधे फिल्म के क्लाइमैक्स पर फोकस करता है। कहता है कि वो कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है और हमेशा याद रहने वाला पल है। और ये क्लाइमैक्स पर सोर्स का इतना जोर देना वाकई ध्यान देने लायक है। जब लेख कहता है कि क्लाइमैक्स हमेशा याद रहेगा, तो इसका मतलब है कि कहानी में एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोड़, एक ट्विस्ट। हाँ, वो ट्विस्ट, वो दर्शकों के पूरे अनुभव को कैसे बदल सकता है। सोर्स के विश्लेषण से ऐसा लगता है कि ये ट्विस्ट सिर्फ चौंकाता नहीं है, बल्कि वो पूरी कहानी को एक नया मतलब दे देता है, पूरी फिल्म को पलट देता है एक तरह से। बिल्कुल। और उससे फिल्म का असर कई गुना बढ़ जाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे एक अच्छी तरह से बुना गया सस्पेंस और राज दर्शकों को आखिर तक बांधे रख सकता है और फिल्म को कल्ट स्टेटस दिला सकता है। तो अगर हम सोर्स की बातों को एक साथ रखें, तो ये तीनों फिल्में 7 अपने डार्क थीम और क्लाइमैक्स से, द साइलेंस ऑफ द लैम्स अपने किरदारों और जबरदस्त एक्टिंग से, और द सिक्स्थ सेंस अपने यादगार ट्विस्ट से सस्पेंस थ्रिलर जॉनर में मील का पत्थर बन गई। सही। लिख के अनुसार इनमें मिस्ट्री और थ्रिल का एक ऐसा जोरदार मिक्सचर है जो आज भी दर्शकों को पकड़ लेता है। हाँ, सोर्स ने इन मुख्य चीजों को, डार्क थीम, पावरफुल एक्टिंग और वो चौंकाने वाले क्लाइमैक्स, इनको तो अच्छे से हाईलाइट किया है। लेकिन यहाँ एक और बात सोचने वाली है, जिस पर सोर्स शायद सीधे तौर पर बात नहीं करता। क्या? किन फिल्मों का जो इतना गहरा स्थायी प्रभाव है, उसके पीछे और कौन सी बारीकियां हो सकती हैं। जैसे क्या वो साउंड डिजाइन है जो बिना कुछ कहे डर पैदा करता है? ये भी हो सकता है। या कहानी कहने की वो धीमी रफ्तार
जो टेंशन को धीरे धीरे ऊपर ले जाती है, या फिर वो गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू जिनका जिक्र तो है पर शायद उनकी परतें और भी गहरी हों, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर दर्शक शायद इन फिल्मों को दोबारा देखते हुए या इस लेख को पढ़ने के बाद थोड़ा और सोच सकते हैं।